हाय एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ गिरी। हम पुराने वाला क्लास में कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में लगभग पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है उसके आगे वाले चैप्टर को, जैसे कि प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आके वो क्लास देखें, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध से पहले हम कुछ जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि वहां से पुर्तगाल से व्यापार करने के लिए, यूरोप से व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आते हैं, कभी ब्रिटेन वाले आते हैं, कभी डच आते हैं, कभी फ्रांसीसी आते हैं, कभी डेन्स कंपनी आती है। तो यहाँ पे क्यों आती है? क्या यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति नहीं था कि यहाँ पे पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर पाए? यहाँ पे कोई ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं था, कोई सम्राट नहीं था दिल्ली में। हालांकि मुगलों का तो शासन था, लेकिन यह सम्राट की वजह से भी यहाँ पे आते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, और यहीं पे कर्नाटक का युद्ध भी लड़ लेते हैं। फिर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों को कब्जा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई शासन ऐसा नहीं था। तो आज हम उसी के बारे में लगभग पढ़ेंगे। फिर ये इसका मतलब है 18वीं सदी से पूर्वार्ध क्यों वहां से लोग यहाँ पे आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, यह जानेंगे। फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, फिर उसको हम पढ़ेंगे। ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात, एक ब्लैक होल की घटना भी होती है, इसमें ब्लैक होल की घटना भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ रहे थे 18वीं सदी के में भारत। पहला जो टॉपिक पढ़ना है हमें, 18वीं 18वीं सदी में भारत। भारत में ही क्यों लोग व्यापार करने आ रहे थे? क्या यहाँ पे आ तो रहे थे, व्यापार तो हो रहा था, लेकिन क्या यहाँ पे क्यों कर्नाटक का युद्ध चालू हो जाता है? क्यों प्रशासनिक सेवा में हस्तक्षेप करने लगते हैं? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा रहा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में शासन रहता है। फिर उसके बाद जहांगीर और औरंगजेब की लगभग मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह शासन को कोई कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। जब कोई व्यक्ति पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल नहीं कर रहा था, तो यह कई भागों में बट गया था। जैसे कर्नाटक का भाग इधर बट गया था, अवध का भाग इधर बट गया था, बंगाल का भाग इधर बट गया था, इधर वाले क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बिखर गए थे। मैसूर अलग हो गया था, पंजाब क्षेत्र अलग हो गया था, छोटे छोटे राज्य आपस में बिखर गए थे। इसलिए वहां से आते हैं, वह अपने अपने मतलब मुताबिक यहाँ पे राजा बनाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा उनको मुनाफा होता है, उसको अपना राजा बनाने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में हमने पढ़ लिया था कि जब कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ तो लगभग फ्रांसीसियों का खात्मा हो गया था। वह कुछ क्षेत्रों पे सिर्फ व्यापार करने की नीति अपनाने लगे थे। उसके बाद ब्रिटेन क्यों प्रशासनिक हस्तक्षेप भारत में करने लगता है। ठीक है, तो पहला है कि यहाँ जहां औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासक नहीं रहता, सम्राट नहीं रहता है जो पूरे भारतवर्ष को मतलब पूरा नियंत्रण कर पाए। सम्राट कोई नहीं होता है, सम्राट कोई नहीं होता है जो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, इसलिए यहाँ से प्रशासनिक सेवा में धीरे धीरे हस्तक्षेप होने लगता है। फिर उसके बाद जो मुगल सत्ता थी, मतलब औरंगजेब मुगल मुगल सत्ता ही था, तो मुगल सत्ता एकदम पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। मुगल सत्ता कमजोर हो गया था। मुगल सत्ता कमजोर होने के कारण यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से व्यापार चालू हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग लोग आ जाते हैं व्यापार करने के लिए, युद्ध भी लगते हैं। और बंगाल क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र था, बंगाल क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहाँ बंगाल क्षेत्र में पूरी तरीके से दूसरे का कब्जा हो जाता है बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, इसीलिए ये लोग आते हैं, व्यापार करने की नीति से अपनाते हैं और व्यापार करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें बंगाल, अवध, मैसूर जैसे क्षेत्र इनको मिल जाता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध तक।
और ये पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। अलग अलग शासक इसमें अपना वर्चस्व जमाने लगते हैं, अलग अलग शासक अपना व्यापार करने लगते हैं, अलग अलग शासन अपने आप को स्थापित करते रहे, मतलब स्वतंत्र करके अपने आप को स्थापित करने की वजह से, ठीक है। तो उसमें सभी मुगल सत्ता बिखर जाती है, विखंडन हो जाता है, मुगल सत्ता का विखंडन हो जाता है और अलग अलग सत्ताएं यहाँ पे आने लगती है, ठीक है। विखंडन हो जाने के पश्चात, विखंडन हो जाता है, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि औरंगजेब के बाद, जहांगीर और औरंगजेब के बाद मृत्यु होने के बाद यहाँ पे जो भारत का वो क्षेत्र था, भारतवर्ष का, वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखर जाता है। बंगाल क्षेत्र अलग हो जाता है, अवध क्षेत्र अवध अलग हो जाता है, मैसूर अलग, इधर कर्नाटक वाला क्षेत्र अलग हो जाता है। तो फिर ऐसा कोई सम्राट नहीं बनता है जो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल कर पाए। फिर उसके बाद यह मुगल सत्ता पूरी तरह से कमजोर हो जाती है और छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाती है। हालांकि 18वीं सदी में यही हमारे देश में पूरे, मतलब वहां से व्यापार करने की नीति जो आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए, पूरी प्रशासनिक नियंत्रण करने की वजह यही है कि पूरा तरीके से विखंडित हो जाता है और कोई भी ऐसा शासक नहीं रहता है जो भारत को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। इसी में हो जाती है युद्ध, बंगाल में ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार होने लगता है, ठीक है। बंगाल में ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार होने लगता है, बंगाल में ब्रिटिश शक्तियों का क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है, विस्तार होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब अलग हो गया था, विखंडित हो गया था, कोई मुगल सत्ता में ऐसा व्यक्ति था नहीं जो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल कर पाए, इसलिए पूरे जो बंगाल क्षेत्र था, मैसूर भी था, अवध भी था, सभी लोग एकदम विखंडित हो गए थे। और ब्रिटिश जो थे सबसे ज्यादा बंगाल में अपने आप को, मतलब वर्चस्व जमाना चाहते थे। इसके बहुत सारे कारण है, अभी उस सब कारणों को एक एक करके हम देखेंगे। बंगाल में ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार हो गया था, ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश शक्तियों का। तो एक प्रश्न उठता है कि बंगाल में ही क्यों ब्रिटिश शक्ति, क्योंकि पूरा भारत तो बहुत बड़ा है, क्यों अलग क्षेत्रों में नहीं, क्यों बंगाल को ही अपने आप को चुना, क्यों क्यों हम बंगाल से ही व्यापार हम लोग सुनने का सोचे। तो पहला है जो वो चुनते क्यों है, बंगाल को ही क्यों चुना, बंगाल को ही क्यों चुना, क्यों चुना बंगाल को। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक नदी जाती है जिसका नाम होता है हुगली नदी। हुगली नदी से व्यापार करने की जो, मतलब समुद्र की वजह से व्यापार करते हुए अपने क्षेत्र में यूरोप में चले जाना, इसलिए पहली बात तो यहाँ पे हुगली नदी की वजह से, हुगली नदी की वजह से यह लोग किसको चुनते हैं, बंगाल को, हुगली नदी की वजह से बंगाल को चुनते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो कारण था, यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से बंगाल बहुत संपन्न था। यहाँ पे नील की खेती थी, यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ पे चाय और बहुत सारे व्यापार होने लगे थे। यह आर्थिक बहुत समृद्ध क्षेत्र था, बंगाल वाला क्षेत्र जो था आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र था, समृद्ध क्षेत्र था। इस रूप से आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र होने की वजह से यह बंगाल को चुनते, क्यों ना अपने आप को बंगाल से ही। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कारण और था कि प्रतिस्पर्धा यहाँ पे किसी और की थी नहीं, प्रतिस प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वह कर्नाटक क्षेत्र में ही अपने आप को विस्तार करने लगे थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की कमी थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं था, ठीक है। उसके बाद यही सब कारण होने की वजह से वह बंगाल क्षेत्र को चुनते हैं, ठीक है। फ्रांसीसियों का विस्तार कर्नाटक दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और इसलिए वह वहां पे ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने का चांसेस नहीं था, इसलिए वहीं पे वो लोग चुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राजनीतिक अनुकूलता परिस्थिति था, जो राजनीतिक रूप से अच्छा था, राजनीतिक रूप से अच्छा क्षेत्र था। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ा और तुरंत ही तुरंत उनको मिल जाती है। फिर इसी बात पे हो जाती है प्लासी का युद्ध।
पहले तो इन्होंने यहाँ पे इस क्षेत्र इसलिए चुना कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद सत्ताएं बिखर गई थी, बंगाल क्षेत्र अलग हो गया था, अवध क्षेत्र अलग हो गया था और मैसूर अलग हो गया था। ठीक है, फिर बंगाल में ही हम जानना चाहते हैं, बंगाल में ही अंग्रेजों ने अपना सत्ता का विस्तार क्यों किया। पहली बात हुआ, बंगाल को ही क्यों चुनते हैं। पहली बात, हुगली नदी के वजह से वह लोग व्यापार करने के लिए यूरोप फटाफट अपने सामान को लेकर जा सकते हैं। दूसरा कारण यह था कि वह समृद्ध था, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र था। आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे व्यापार करने की अच्छा, मतलब अच्छे से व्यापार करने का तात्पर्य है कि नील की अच्छी प्रोडक्शन था, यहाँ पे चाय का अच्छा प्रोडक्शन था। फिर ऐसे बहुत सारे चीजों का व्यापार करने लगे थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा समृद्ध था। और यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बहुत कम थी। प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य जो भी पहले से शासन कर रहे थे वह कौन से वाले क्षेत्र में कर रहे थे, दक्षिण वाले क्षेत्र में कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं था। फ्रांसीसियों पे लगभग कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कर्नाटक का फ्रांसीसियों से होता है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण यहीं पे ये लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, फिर यह राजनीतिक रूप से बहुत ही संपन्न क्षेत्र था। फिर उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं उसके बाद हम प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं। अब इसी सब की वजह से होता है प्लासी का युद्ध, तो हम देख लेते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हमें पढ़ना है क्या, प्लासी का युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पे पूरी सत्ता बिखर चुकी थी। बंगाल अलग क्षेत्र हो गया था, अवध अलग क्षेत्र हो गया था, मैसूर अलग, कर्नाटक अलग, ये सब क्षेत्र आपस में बिखर चुके थे। तो बंगाल का जो राजा बनता है, बंगाल का जो राजा बनता है तो वो कौन बनता है, अलवर्दी खान। अलवर्दी, अलवर्दी खां अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर देता है। बंगाल का नवाब घोषित कर देता है, कर देता है। पहली बात तो क्यों, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता बिखर चुकी थी, सत्ता बिखर चुकी थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता बिखर चुकी थी, बंगाल अलग राज्य बन गया था। बंगाल अलग, अवध अलग, मैसूर अलग, तो ये सब क्षेत्रें जो थी अलग अलग, क्योंकि वहां पे कोई सत्ता कमजोर कमजोर हो गई थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो जो शासन था वह अपने आप को, अलवर्दी खान ने अपने आप को मुगल स्वतंत्र राज्य, मतलब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसलिए हो जाता है, पहली बात तो प्लासी का युद्ध इसलिए होता है क्योंकि बंगाल में जो अलवर्दी खां था वो अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर देता है। ठीक है, नवाब सुराजुद्दौला, इससे नवाब सुराजुद्दौला, अब नवाब है तो जो यहाँ पे ब्रिटिश काम कर रहे थे, पहले से व्यापार कर रहे थे, तो इनको बहुत ज्यादा मुनाफा चाहिए। मतलब यह सोचता था कि नवाब, मैं नया नया नवाब बना हूँ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, पुरस्कार वगैरह, तो इसलिए यह पुरस्कार नहीं देते हैं। और पुरस्कार नहीं देते तो यह जो पहले से यहाँ पे ब्रिटेन लोग, अंग्रेज काम कर रहे थे, तो अंग्रेज यहाँ से व्यापार कर रहे थे, वह सुराजुद्दौला से मिल जाता है। सुराजुद्दौला से मिलने के बाद, सुराजुद्दौला से मिलने के बाद ये अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ का नया जो नवाब बनता है सुराजुद्दौला बनता है। और सुराजुद्दौला का जो सेनापति था, सेनापति, उसका नाम था मीर कासिम, मीर जाफर, सॉरी मीर जाफर। जो सेनापति था वो मीर जाफर,
वह क्या करता है कि अंग्रेजी सेना से मिलने के बाद सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा देता है। सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा देता है। युद्ध में इसको हराने के बाद यहाँ का जो नया नवाब बन जाता है वह कौन सा बन जाता है? मीर जाफर। मीर जाफर। इसलिए प्लासी का युद्ध हो जाता है। जब प्लासी का युद्ध हो जाता है तो उसको बहुत सारे क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त हो जाती है। इसको, ब्रिटेन वालों को, अंग्रेजों को बहुत सारे क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अपने हिसाब से उसने राजा बनाया है। मीर जाफर सेनापति था। मीर जाफर सेनापति मिल जाती है किससे? अंग्रेजों से मिलने के बाद। अंग्रेजों से मिल जाती है। अंग्रेजों से मिलने के बाद इसको हटा देती है, सिराजुद्दौला को यहाँ से खत्म कर देती है। और सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर जाफर यहाँ का नया नवाब बन जाता है। नया नवाब बन जाता है। और नया नवाब बनने के बाद अब उनका तो कम से कम नवाब बनाया है तो उनको कुछ ना कुछ उनको तो देना पड़ेगा। तो उनको क्या देता है? बंगाल, बंगाल का की दीवानी दे देता है। दीवानी देता है, बंगाल जैसे क्षेत्र का दीवानी दे देता है। मतलब आप जाओ यहाँ से खुद मुफ्त में व्यापार करो, यहाँ से लेके जो सामान लेके जाना है आप लेके जा सकते हो, आप पे कोई टैक्स जैसा चीजें नहीं लगेगा इस हिसाब से। तब उसके बाद मीर ये जो सिराजुद्दौला होता है यह बहुत मतलब समस्या आ जाती है। इसको कुछ पेंशन दे के भेज दिया जाता है, रंगून जाए साइड क्षेत्र में इसको भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद मीर जाफर, फिर उसके बाद जो मीर जाफर का दामाद था, ठीक है, मीर जाफर का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मीर कासिम, मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम, मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं थे। इसके, मीर जाफर के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए जो उसका दामाद होता है मीर कासिम, उसको नया नवाब बना दिया जाता है। और नया नवाब बनते ही ये क्या करता है? पहली बात तो वह भेंट वेट, नया नवाब बनता है तो उसका फर्ज बनता है ना कि अंग्रेज यहाँ से व्यापार करने जो उनको भेंट बहुत सारा प्रोत्साहन दे, लेकिन वह भेंट वगैरह नहीं देते हैं। और इस पे चिढ़ने की वजह से सब जो भी दीवानी वगैरह दिया था सब खत्म कर दिया। अब उस पे कड़ी शासन रखने लगा बंगाल पे। और कड़ी शासन रखने की वजह से फिर से हो जाता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद। तो यह होता है जो प्रक्रिया चलती है, इसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके साथ, किसके किसके साथ होता है? तो सिराजुद्दौला और उसके सेनापति मीर जाफर और क्या बोलते हैं अंग्रेजों के साथ होता है। सिराजुद्दौला को पेंशन दे के रंगून भेज दिया जाता है। और रंगून भेजने के बाद नया जो नवाब बनता है वो मीर जाफर बन जाता है। मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और अंग्रेजों को वहां की बंगाल की दीवानी दे देता है। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी देने के बाद जब कुछ समय बाद मीर कासिम को वहां का नया नवाब बना दिया जाता है। इस प्रकार हमारा प्लासी का युद्ध चलता रहता है, ठीक है। अलवर्दी खां बंगाल में स्वतंत्र नवाब अपने आप को घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पे कोई शासन नहीं था जो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वह स्वतंत्र अपने आप को, अलग अलग राज्य अपने आप को क्या करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, ठीक है। इसलिए यहाँ का नवाब सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित करने के बाद मीर जाफर जो है यहाँ का सेनापति होता है, इसका मीर जाफर। और जो उसके सेनापति के और अंग्रेजों से मिल करके मीर जाफर सिराजुद्दौला को हटा देता है। सिराजुद्दौला फिर अपने बेटे मीर कासिम को यहाँ का नवाब बनाता है और बंगाल को स्वतंत्र, मतलब बंगाल से स्वतंत्र दीवानी देता है, अब व्यापार करो विदाउट टैक्स का। इस प्रकार मीर कासिम यहाँ का नया नवाब बन जाता है। और मीर कासिम इसके साथ, मतलब अंग्रेजों के साथ बहुत, मतलब सब दीवानी वानी रद्द कर देता है, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। इसी बात पे हो जाती है बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसमें बहुत सारा बंगाल की दीवानी इसको प्राप्त हो गया था। लेकिन बक्सर के युद्ध बहुत खतरनाक होता है। देख लेते हैं बक्सर का युद्ध क्या है। यहाँ का बक्सर,
बक्सर का युद्ध जो होता है वह किसके साथ होता है? मीर कासिम एक साइड होता है, मीर कासिम, और मीर कासिम, फिर उसके बाद रंगून भेजा हुआ कौन? सुराजुद्दौला, सुराजुद्दौला, और सुराजुद्दौला फिर मुगल सम्राट। मुगल सम्राट की बेसिकली सेना होती है, मुगल सम्राट स्वयं भागीदारी नहीं लेता है क्योंकि वो खुद ही इतना वृद्धावस्था में पहुंच गया था, क्या भागीदारी लेगा। तो यह तीनों संयुक्त सेना मिल करके अंग्रेजों से हार जाती है, अंग्रेजों से हार जाती है, हार जाती है। जब हार जाती है तो उसके बाद क्या होता है? इसको बंगाल का, अवध का, और हैदराबाद, अवध, बंगाल, अवध, अवध और बिहार की दीवानी प्राप्त हो जाती है, दीवानी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज होते हैं वह काफी संपन्न हो जाते हैं, अंग्रेज काफी संपन्न हो जाते हैं क्योंकि यह मुक्त व्यापार, यहाँ से जो मन करे वो अपने हिसाब से नीति लगाए, जो मन करे वहां पे करे, इसीलिए बक्सर का युद्ध इस हिसाब से समाप्त हो जाता है। उसे हर चीज की दीवानी प्राप्त होती है। कौन कौन युद्ध में भाग लेता है? मीर कासिम जो वहां का ऑलरेडी नवाब था, सुराजुद्दौला जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के बाद सुराजुद्दौला यहाँ का नया नवाब बना था, फिर मुगल सम्राट, फिर इस तीनों सेना मिल करके अंग्रेजों से हार जाते हैं। जब अंग्रेजों, जब पूरे देश में यह समाज में सबको सुनाई देता है या तीनों सेना मिलकर अंग्रेजों को से हार जाती है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे छोटे छोटे। जब मुगल सम्राट काफी बड़ा सेना सेना उसके पास थी फिर भी हार जाता है, फिर उसके बाद उसको मिलती है कहाँ? बंगाल, अवध, अवध और बिहार की उसको दीवानी प्राप्त हो जाती है, अवध और बिहार की दीवानी प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद अंग्रेज काफी संपन्न होने लगते हैं। इस प्रकार समाप्त हो जाता है बंगाल का प्रथम युद्ध, द्वितीय प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है। फिर एक होता है ब्लैक होल की घटना, इसमें पढ़ लेते हैं ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारे जो लेखक है हमारे जो देश के, वह ऐसा संदिग्ध बताते हैं कि इसका कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी वह लोग संदिग्ध बताते हैं क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होने की वजह से यह पुष्टि नहीं हो पाती है कि यह सही की घटना है या गलत की। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल में ऐसा माना जाता है, ब्लैक होल में ऐसा माना जाता है सूरज है, सूरजदौला 164 अंग्रेजों को क्या कर दिया था? अंग्रेजों को किसी छोटे से कोठरी में बंद करके रख दिया था। सर छोटे से कोठरी में 164 लोगों को बंद कर दिया था और बिना खाए पिए, बिना किसी पानी वानी भी नहीं दिया। फिर उसमें एक व्यक्ति जो मिलता है उसका, उन्होंने, वह बताते हैं कि इतनी छोटी कोठरी में बंद करके रखने के बाद सभी लोग की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इसे जो भारतीय इतिहासकार बताते हैं, ये संदिग्ध बताते हैं, भारतीय इतिहासकार इसे संदिग्ध बताते हैं, संदिग्ध बताते हैं। ठीक है। इस प्रकार ब्लैक होल की घटना हो जाती है। ठीक है। बक्सर के युद्ध में एक संधि होती है, बक्सर के युद्ध होने के बाद एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद के संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में संधि होने के तात्पर्य यह है कि बक्सर का युद्ध जब खत्म हो जाता है तो उसमें एक संधि होती है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध खत्म होने से एक संधि होती है, संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं।
इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इसमें बंगाल, अवध, अवध और बंगाल, अवध और बिहार की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बिहार की मुक्त व्यापार करने की दीवानी प्राप्त होती है। और उसके बाद इस संधि में यह भी होता है कि सहायक संधि लागू होता है। संधि, सहायक संधि यह था कि भारत की जितनी भी सेना है, भारत में कोई भी राजा है, ठीक है, भारत में राजा के जो नियंत्रण के लिए यहाँ पे अंग्रेजी सेना भी यहाँ पे कार्य करेगी। भारतीय सेना तो रहेगी ही, अंग्रेजी सेना भी रहेगी, लेकिन अंग्रेजी सेना का जो पूरा खर्च है वह कौन देखेगा? वह पूरा जो यहाँ का सम्राट है, सम्राट जिस क्षेत्र में यह सेना रहेगी उसका सम्राट पूरा खर्च उठाएगा। इसे द्वैध शासन भी कहते हैं, इसे द्वैध शासन भी कहते हैं, ठीक है। वैरन हास्टिंग आपका जो गवर्नर बनता है, वैरन वैरन हास्टिंग जब गवर्नर बनता है तो इसको क्या करता है, इस द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। इस प्रकार बक्स इलाहाबाद की संधि में बंगाल, अवध, बिहार के क्षेत्र का एकाधिकार मिल जाता है कि व्यापार करे। फिर उसके बाद इसी में होता है अंत द्वैध शासन चालू होता है, जिसमें किसी भी सेना को भारतीय जो सम्राट थे, जो राजा थे, वह अंग्रेजी सेना को रखेंगे, जिससे पूरा खर्च वो खुद उठाएंगे। इस प्रकार होता है द्वैध शासन की शुरुआत। अंततः वैरन हास्टिंग जब राजा बनता है, मतलब गवर्नर बन के आता है भारत में, गवर्नर 1772 में, फिर उसके बाद यह द्वैध शासन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इस प्रकार हमने पढ़ लिया है बक्सर और प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ब्लैक होल की घटना। इसके बाद जो हम आगे वाली टॉपिक पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब तो बंगाल, बिहार हर एक क्षेत्र में आ गई है, शासन सत्ता ब्रिटिश की आ गई है। अब कैसे भारत को कंट्रोल करेगी, कौन सा एक्ट लगाएगा? जिस प्रकार हम भारत के कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में संविधान है, संविधान के द्वारा भारत को चलाया जाता है, उसी तरह वो लोग एक एक्ट लेके आते हैं जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग का तात्पर्य है कि पूरे भारत को क्या करेंगे, वो लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट को। से तो हम अगली क्लास में भारत का शासन अधिनियम या तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, वो पढ़ेंगे। फिर आगे की कहानी देखेंगे, 1857 की क्रांति, फिर उसके बाद की कहानी, सब देखते हुए आगे पढ़ेंगे। अगर क्लास पसंद आई होगी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।